हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है निखिल सिंह और आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नेक्स्ट एंकर, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जिसका नाम है बेटा ये यूनिट नंबर 3 टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे पहले थोड़ा सा पिछला जो टॉपिक है उसको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिसका नाम है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्लियर रहेगा तो ये चैप्टर पढ़ने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे अगर हम मान लेते हैं बेटा कोई हमारा क्लोज लूप है। ठीक है, जैसे बेटा मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक क्लोज लूप है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो इस क्लोज लूप के जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सरफेस से पास करेंगे वही हमारा क्या देंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़िए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक देखो, यहाँ पे एक हमारा क्लोज लूप बना हुआ है। तो इस क्लोज लूप से हमने देखा कि मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, बी बोल देते हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो यहाँ पे फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मतलब वहां से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लोज लूप है और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। तो जैसे बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो फिर यही देखा गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, फिर उसके बाद देखा गया कि क्या अगर हम इस एरिया को भी बढ़ा दें, मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो वही रख रहे हैं लेकिन अगर मैं इस बुक के एरिया को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो देखा गया जो फ्लक्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा एरिया ऑफ क्लोज लूप के। ठीक है, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे जब भी पास कराया गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जानते हैं कि सरफेस के हम परपेंडिकुलर भी पास करा सकते हैं या किसी एंगल पे भी पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर न पास करा के किसी एंगल पे पास कराया गया, तो यहाँ पे पाया गया कि ये वाला जो कंपोनेंट था, ये बी जो कंपोनेंट था, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स न देकर इसका जो यहाँ पे cos थीटा वाला कंपोनेंट था, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनते हैं आपको पता है, मान लेते हैं ये कितने एंगल से बेटा, थीटा एंगल से। तो इधर की तरफ जो बनेगा एंगल के साथ जो रहता है वो क्या बनेगा, cos थीटा बनाएगा, और जो नीचे की तरफ रहेगा वो क्या बनाएगा बेटा, sin थीटा बनाएगा। तो यहाँ पे पाया गया कि जो फ्लक्स था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था बेटा, cos थीटा के, मतलब एंगल पे भी क्या कर रहा था बेटा, डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों प्रॉपर्टी को साथ में कंबाइन करके लिखूं तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बी ए कॉस थीटा। और ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर बेटा हम यहाँ पे cos थीटा को हटाएंगे तो इन दोनों के बीच में हमें क्या कराना पड़ेगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। अब बेटा आगे चलते हैं तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हुए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे बेटा सेंचुरी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे सेंचुरी नहीं। तो जैसे आप लोग क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर था, तो उसमें बेटा आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले आप लोग हंस और स्टेट का एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। तो हंस और स्टेट साहब ने क्या किया था, उन्होंने बेटा एक कंपास को लिया था और एक किसी करंट क्लोज्ड करंट लूप के पास इन्होंने लेकर गया था, और इन्होंने जैसे सर्किट के पास जाके स्विच को ऑन किया तो इन्होंने पाया क्या कि जो कंपास था, जो डायरेक्शन बता रहा था, वो तुरंत वो डायरेक्शन ना बता के कंपास की सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगी। तो डिफ्लेक्शन शो करने लगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था कि इसका मतलब यहाँ पे था कि जो वहां पे, अब देखो कंपास में क्या होता है, नीडल होती है, ठीक है, वो आयरन नीडल होती है। तो आयरन नीडल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, आयरन नीडल डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा जब वो कहाँ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हंस और स्टेट साहब बेटा एक एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में उन्होंने एक रिलेशन बताया था। और उन्होंने बोला था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो किसी वायर में फ्लो कर रहा है या किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लगभग एक दशक के बाद तो एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था बेटा माइकल फराडे। ठीक है, यहाँ पे हमें फराडे का एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ना है। तो माइकल फराडे साहब क्या करते हैं, माइकल फराडे साहब बोलते हैं कि हम जस्ट इसका क्या प्रूफ करेंगे, उल्टा प्रूफ करेंगे। इन्होंने बोला था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इन्होंने कहा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मैं क्या क्रिएट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करूंगा। ठीक है,
तो इन्होंने बोला था, फराडे साहब ने डिस्कवरी किया था, उन्होंने बोला था रिवर्स इफेक्ट ऑफ ओरस्टेड डिस्कवरी। तो ओरस्टेड साहब ने जो चीज बताया था उसका हम क्या करेंगे, उल्टा प्रूफ करेंगे। तो इन्होंने बताया था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इस समय के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है बेटा, हमें चेंज करना है। ठीक है, वेरी का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा फराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। तो देखो फराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। तो फराडे साहब ने बेटा एक बार मैग्नेट ले लिया था और एक हमारा कॉइल ले लिया था। यहाँ पे कॉइल हमारा क्या है, क्लोज लूप है, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर इन्होंने कनेक्ट कर दिया था। कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल वगैरह नहीं अप्लाई किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इसको रेस्ट में रखा बेटा। ठीक है, सबसे पहले इसको कहाँ रखा, रेस्ट में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैग्नेट को जो है इसको मोशन कराया। ठीक है, मैग्नेट को इन्होंने क्या कराया बेटा, मोशन कराया। तो जब इन्होंने मैग्नेट को मोशन कराया तो इन्होंने क्या देखा, एक सेकंड बेटा। तो इन्होंने जब मैग्नेट को मोशन कराया तो इसको तो रेस्ट में रखा, मैग्नेट को मोशन कराया। तो अब यहाँ हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पे जाके क्या होती है, एंड हो जाती है। तो जैसे ये मैग्नेट को ये लूप के पास लेकर आए, तो अगर यहाँ से देखो ये हमारा क्लोज लूप है और ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास जैसे इसको लेकर आए तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो रही थी बेटा, इंक्रीज कर रही थी। लेकिन जैसे ये दूर लेकर गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने की संख्या क्या हो रही है, इस कॉइल में डिक्रीज कर रही है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि जैसे जैसे हम पास लेकर आ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ रही थी, और जैसे जैसे हम दूर ले जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट बेटा ये हुआ कि इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। तो हमें पता है कि अगर कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए फराडे साहब ने क्या किया था, इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक हमारा सेंसिटिव डिवाइस होता है जो करंट को मेजर और डिटेक्ट दोनों करने का काम करता है। तो जैसे उन्होंने देखा ये सुई जो थी वो तुरंत डिफ्लेक्शन शो करने लगी। तो डिफ्लेक्शन शो करने लगी तो मतलब इसके थ्रू हमें क्या प्रूफ हो गया कि यहाँ पे इसमें कोई एक छोटा सा करंट क्या हो गया होगा बेटा, प्रोड्यूस हो गया होगा। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब की बार इन्होंने इसको क्या किया, रेस्ट में रखा। ठीक है, अब की बार इन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा। तो जैसे बेटा इन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में रखा और अब की बार कॉइल को मोशन कराया, तो फिर से इन्होंने सेम यही रिजल्ट पाया। अब की बार इसको क्या रख दिया, इन्होंने रेस्ट में रख दिया और कॉइल को बेटा मोशन कराना शुरू किया, पहले आगे पीछे। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये इसके पास लेकर आ रहे थे, पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। लेकिन जैसे दूर ले जा रहे थे जैसे जैसे, तो देखे कि इसमें पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन की संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो फिर से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो नीडल है, ये नीडल क्या शो कर रही है बेटा, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इसके थ्रू इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया और थोड़ा सा रिलेट किया। अब की बार इन्होंने दोनों को रेस्ट में रखा, तो इन्होंने देखा कि इसमें कोई भी सुई का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे नीडल जो थी ये हमारा कहाँ था बेटा, रेस्ट में था। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब रिलेटिव मोशन किया, दोनों को एक साथ वेलोसिटी से इन्होंने मोशन कराया, तो देखा जब सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं तो भी इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ईएमएफ इसमें जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे इन्होंने क्या किया कि एक को अलग वेलोसिटी के साथ मोशन कराया, ठीक है, मतलब इसको भी इसी डायरेक्शन में मोशन कराया, इसको भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या थी बेटा, डिफरेंट डिफरेंट। तो दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी, तो जैसे मान लो ये आगे बहुत तेजी से जा रहा है, ये पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहा है, तो हमेशा इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। या ये धीरे धीरे जा रहा है, ये तेज जा रहा है, तो फिर से उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, चेंज होगी। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि अगर हम इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक ईएमएफ इन्होंने जनरेट हो जाना है। ठीक है, तो अब वो ईएमएफ क्या होगा बेटा, तो ध्यान से समझते हैं इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया। तो इन्होंने बोला कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सर्किट चेंजेस, जब उन्होंने किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉन्टिन्यूअसली क्या किया, चेंज किया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक ईएमएफ क्या हो जा रहा है बेटा, प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में, वो अगर सर्किट क्लोज है तो उस सर्किट में क्या कर रहा है बेटा, करंट भी फ्लो होने लग रहा है। ईएमएफ है क्या बेटा, ईएमएफ हमारा एक छोटा सा अमाउंट का करंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब इन्होंने बोला कि अगर सर्किट कंप्लीट है
तो सर्किट कंप्लीट है तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईएमएफ क्या होता है बेटा, ईएमएफ होता है बेटा सेल्फ जनरेटिंग पोटेंशियल। ईएमएफ क्या होता है बेटा, सेल्फ जनरेटिंग पोटेंशियल। अब देखो ये सेल्फ जनरेटिंग ईएमएफ के बारे में और तुम्हें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें तो बेटा ध्यान से समझिए ईएमएफ की कहानी क्या होती है। देखो बेटा ईएमएफ जो होता है, ठीक है, तो इसको जैसे हम जानते हैं बैटरी क्या होता है बेटा, पोटेंशियल, पोटेंशियल वी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। तो सेम उसी तरीके से ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है बेटा, ईएमएफ होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये है क्या, ये हमारा कोई करंट नहीं है, ईएमएफ हमारा बेटा एक फोर्स है। ईएमएफ हमारा क्या है बेटा, फोर्स है। और ये करता क्या है, ये करता है बेटा इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा कि आप सर्किट में चलिए, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा चलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। तो ईएमएफ है क्या बेटा, ईएमएफ एक फोर्स होता है, जो फोर्स क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है, उसको बोलता है कि नहीं बेटा आपको सर्किट में चलना है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो उसी तरीके से तो ये भी हमारा क्या होता है, इसकी भी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल। तो ये भी हमारा, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ईएमएफ की वोल्ट हो जाएगी। तो अब इसके बाद आगे करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। तो अब ये जो ईएमएफ है सर्किट में कब तक मिलेगा, जब तक हम उसमें फ्लक्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार कॉइल को रखा, इसको एक बार आगे पीछे कर दिया, वो करंट दिन भर के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक ये चेंज करते रहेंगे तब तक हमें वहां पे करंट मिलेगा। जैसे ये चेंज करना बंद करेंगे तुरंत जो ईएमएफ आया था वो क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें उसमें ईएमएफ को कंटिन्यू चाहिए तो हमें चेंज भी क्या करना पड़ेगा बेटा, कंटिन्यू कराना पड़ेगा। जैसे इस समय का बेस्ट एग्जांपल हमारा जो जनरेटर वगैरह है, तो जनरेटर में क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक कॉइल लगे रहते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। उसके बाद बीच में हमारा वो कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है, तो वहां से हमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है, वो बेटा फैराडे के इस फिनोमिना पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फिनोमिना पे बेस्ड है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, अब आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, फैराडे साहब ने दो लॉ दिया था, ठीक है। अपने फैराडे साहब ने सारे एक्सपेरिमेंट करके दो लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या था, पहला लॉ था कि व्हेनेवर रिलेटिव मोशन, ठीक है, जब हम रिलेटिव मोशन कराएंगे किसके बीच में बेटा, कॉइल और मैग्नेट के बीच में। किसके बीच में रिलेटिव मोशन कराना है बेटा, कॉइल और मैग्नेट के बीच में। जब हम रिलेटिव मोशन कराएंगे, रिलेटिव मोशन करने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि दोनों एक साथ सेम वेलोसिटी के साथ मोशन करे, नहीं बेटा, एक ही डायरेक्शन में करे या अपोजिट डायरेक्शन में करे, लेकिन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कॉन्टिन्यूसली क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने बोला कि अगर हम पास कराएंगे तो एक ईएमएफ जो है उस कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाएगा, एक छोटा सा करंट जो है उस कॉइल में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वो कॉइल हमारा क्लोज्ड है, अगर वो कॉइल हमारा क्या है बेटा, क्लोज्ड है, तो क्लोज होने की वजह से उस सर्किट में हमारा इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। अगर वो कॉइल हमारा क्लोज्ड है तो उसमें एक ईएमएफ क्या होगा बेटा, उसमें छोटा सा अमाउंट का करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक ही रहेगा जब तक हम चेंज को कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये तभी तक पाया जाएगा जब तक हम चेंज को क्या करेंगे बेटा, कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही हम उसमें चेंज करना बंद किए तुरंत वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ था वो तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, ये तो हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ था। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फैराडे का सेकंड लॉ। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या था, उन्होंने बोला था कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ई से, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाई से। अगर इसका चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, डी बाई डी टी। तो ये डी बाई डी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, ईएमएफ ई के। तो यहाँ से इन्होंने अपने सेकेंड लॉ में बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाई डी टी के। अब देखो इन्होंने मैग्नीट्यूड की बात की थी, इन्होंने कोई डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं की थी कि वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा। तो इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बेटा बात किए थे लेंज साहब, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ बेटा बस ये छोटी सी बात बताए थे
कि जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, ये उसको रोकने का काम करेगा। मतलब एक तरह से क्या कर रहा है कि जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट में आया है वो उसी को कह रहा है नहीं नहीं अब आपको नहीं होना है, ठीक है। मतलब इन्होंने जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का कैसे आया, जब हम उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉन्टिन्यूसली क्या किए, चेंज किए। तो अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो उस चेंज को क्या करेगा बेटा, रोकने का काम करेगा, अपोजिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो ये लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ बोलता है कि इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का वो इस तरीके से होगा कि जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, जिस वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आया सर्किट में, ये उसी को रोकने का काम करेगा कि नहीं आपको अब वहां पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो फराडे साहब ने E इक्वल्स टू दिया था d∅dt, तो इन्होंने वो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे बस माइनस का क्या किया था बेटा, इंट्रोडक्शन। तो माइनस कुछ और नहीं है, माइनस सिर्फ क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन जो होगा इंड्यूस्ड करंट का जस्ट उसके कहाँ होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब करंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे चलिए मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। जैसे बेटा जैसे मान लो हमारा ये क्लोज लूप है, ठीक है, जैसे हमारा क्या है बेटा, ये क्लोज लूप है। एक सेकेंड बेटा, चलिए जैसे बेटा ये हमारा मान लीजिए क्लोज लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक पोल लिया और ये हमारा इधर की तरफ नॉर्थ पोल। अब मैं बेटा इसको इधर की तरफ लेकर आऊंगा, तो जैसे जैसे बेटा मैं इधर की तरफ लेकर आऊंगा तो नॉर्थ में से क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी। तो जैसे जैसे बेटा ये इसके पास आएगा तो यहाँ पे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा इंड्यूस्ड करंट है, ये करंट क्या करना चाहेगा, इसको चेंज होने से अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इस क्वाइल के अंदर ये कैसा पोल जनरेट कर देगा बेटा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल क्या होगा बेटा, नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये आगे बढ़ता तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये इसके चेंज को क्या करेगा, अपोज करने का काम करेगा। तो इधर भी नॉर्थ पोल, तो इसमें भी कैसा पोल जनरेट हो जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल हो गया, तो इस ये जो डायरेक्शन होगा ये उसका क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। दूसरा केस होता है बेटा साउथ पोल वाला, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए बेटा अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार जैसे मान लो ये हमारा क्या है, क्वाइल है, ठीक है। और ये क्वाइल के अब हम पास नहीं बेटा, अब की बार हम नॉर्थ पोल को इससे दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा क्वाइल से हम नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाएंगे तो अब यहाँ से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज करेगी तो हम जानते हैं कि ईएमएफ भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ईएमएफ डिक्रीज करेगा वो तो ठीक है, लेकिन ईएमएफ कह रहा है कि वो उसको चेंज करने से क्या करेगा, रोकेगा। वो डिक्रीज करने से क्या करेगा, रोकेगा। तो इसमें ये कैसा पोल जनरेट कर लेगा, तब इसके अंदर बेटा ये साउथ पोल जनरेट कर लेगा। किस कौन सा पोल जनरेट कर लेगा, साउथ पोल। क्योंकि हमें पता है नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन। मतलब ये सेम पोल रहते हैं तो रिपल्सन, और अपोजिट पोल रहते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन। तो अगर ये साउथ पोल जनरेट कर लेगा तो नॉर्थ पोल पीछे की तरफ जा रहा था, तो अट्रैक्शन होने की वजह से जो चेंज हो रहा था वो चेंज को अपोज करने का काम करता है, ठीक है। ये होता है बेटा हमारा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, दिया है कि एक बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे बी लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ई लिख देता तो क्या हो जाता बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, 5t² + 10t + 1, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, थ्रोइंग थ्रू द कॉइल इन टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है 1 सेकेंड में इसमें से कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो हमें पता है E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, d∅dt, और फाई की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देगा तो 10t, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 10, और फिर इसका कांस्टेंट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10t + 10, और टाइम की वैल्यू कितने के लिए निकालना है बेटा, 1 सेकंड के लिए। तो पुट कर देंगे, तो t की जगह 1 पुट करेंगे तो जो ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 20। और हम बताए थे ईएमएफ क्या होता है बेटा, एक तरह से पोटेंशियल ही होता है, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ईएमएफ की भी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें बेटा बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा।
तो हमें पता है बेटा, जैसे मान लो कि हम मैग्नेटिक फील्ड एक मान रहे हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहाँ जा रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, और इसके अंदर बेटा एक क्लोज लूप बना हुआ है। अब हमें बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को बताते हैं तो किससे बताते हैं बेटा, थंब रूल लगाते हैं। तो बेटा जब थंब रूल लगाएंगे, थंब को हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में। तो थंब हमारा अंदर की तरफ और फिंगर कर्ल हो रहा है बेटा हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रहा है तो उस समय ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हमारा किसका होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। किसका डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। और हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में जानते हैं कि जो होता है वो करंट के किस डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जस्ट इसके कहाँ चलेगा बेटा, अपोजिट। तो करंट अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ चलेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आगे चलते बेटा, अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ हमने पढ़ चुका है। फैराडे लॉ क्या होता है बेटा, E = d∅dt। हमने पढ़ा है फैराडे लॉ क्या होता है बेटा, E = d∅dt, ठीक है। और अब की बार थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ के आए हुए हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स में कि मैग्नेटिक फ्लक्स ∅ क्या होता है बेटा, इंटीग्रल B.ds, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रल B.ds। और एक और रिलेशन पढ़ के आए हुए हैं, क्या होता है बेटा, E क्या होता है बेटा हमारा, इंटीग्रल E.dl, ठीक है। अगर कई बच्चों में दिक्कत हो रहा होगा सर ये वाला वैल्यू आपने कैसे लिख दिया है, तो रुको बेटा बस एक सेकंड, आपको हम तुरंत समझा रहे हैं सर। बेटा जैसे आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे बेटा, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। ये पढ़ेंगे नहीं पढ़े, ठीक है। एक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, V क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब बेटा हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R क्या होगा बेटा, कैंसिल। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या बेटा, यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा E/V इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 1/r, ठीक है। यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, E/V इक्वल्स टू 1/r। तो बेटा अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये E इक्वल्स टू क्या होगा सर, इक्वल्स टू ये हमारा R इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E.r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V। अब यहाँ पे एक बात बताइए, अगर हम बेटा छोटे से चेंज के लिए बात करें, ठीक है, तो छोटे से चेंज के लिए बात करेंगे तो यहाँ छोटा सा पोटेंशियल क्या लिखेंगे बेटा, dV। और यहाँ पे हमारा E तो वही रहेगा बेटा, और R हमारा क्या है सर, लेंथ है। तो छोटे से लेंथ के लिए बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, dr। अब आपकी बुक में बेटा dr न लिख के इसकी जगह dl लिख दिया, तो आप dr लिखिए या dl, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dV इक्वल्स टू E, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dl। अब यहाँ पे हम क्या कर दे बेटा, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट कर दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा dl। अब दोनों तरफ क्या कर दे बेटा, इंटीग्रेशन कर दे, तो यहाँ v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन E डॉट क्या हो जाएगा बेटा, dl, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल E डॉट dl। और v होता क्या है बेटा, v हमारा पोटेंशियल है, और पोटेंशियल ही एक तरह से क्या है, ईएमएफ भी तो है। तो v ना लिख के इसी को हम क्या लिख देते हैं बेटा, E। v ना लिख के इसी को क्या लिख देते हैं, E। तो E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, इंटीग्रल E डॉट dl। अब आपको, हमें उम्मीद है कि आपको इस फॉर्मूले से कोई दिक्कत होगा नहीं सर। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, अभी इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको हम कौन सा दे देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब E की वैल्यू ले जाके हम ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, और फाई की वैल्यू ले जाके भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो अब बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा बेटा, जब E की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल E डॉट dl हो जाएगा, और बेटा फाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो -d/dt इंटीग्रल B डॉट ds हो जाएगा। अब कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ से हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं सर। नहीं, आपको कैंसिल नहीं करना है सर, आपको यहीं पे क्या करना है बेटा, छोड़ देना है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। अब बेटा अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म निकालना चाहेंगे तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं बेटा स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या होता है, ये लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, सरफेस इंटीग्रल में। तो जब बेटा लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम हम कर्ल का क्या कराते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रल कर्ल ऑफ E डॉट ds। तो अब देखो बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन में E डॉट dl की जगह पे ये वैल्यू को हम ले जाके क्या करते हैं बेटा, पुट करते हैं।
तो जब इस पूरे वैल्यू को ले जाके ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इंटीग्रल कर्ल्ड ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, अब बेटा डिफरेंशिएशन अंदर भेज देंगे इंटीग्रेशन के, तो डेवा बी बाई डेवा टी डॉट क्या हो जाएगा, डी एस। अब देखो यहाँ भी सर्फ इंटीग्रेशन हो रहा है सरफेस, और यहाँ भी सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, तो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से हमें कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। अब देखो कर्ल का मतलब क्या होता है बेटा, डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया, और इधर क्या हो गया बेटा, माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन का।